हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम की जो डेट्स हैं लगातार नजदीक आती जा रही हैं और ये टाइम है अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से एकदम टर्बो मोड पर करने का, मॉक टेस्ट्स को अटेम्प्ट करने का और उनको एनालाइज करने का। लेकिन इस वक्त एक रिस्क होता है, एक ट्रैप होता है जिसके अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं फंस जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को डीरेल कर लेते हैं। ये रिस्क या ये ट्रैप है द फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये लगना कि सिलेबस का कोई एक हिस्सा मैंने नहीं पढ़ा है, कोई एक ऐसा टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ा है उसी से क्वेश्चन मुझे एग्जाम के अंदर आने वाला है। और लोग अपनी रिवीजन को करने की बजाय YouTube पे कोई वीडियो जिसमें कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या कोई नया डॉक्यूमेंट या कोई नई बुक, उसको पढ़ने लग जाते हैं कि ये चीज जो है वो मैंने मिस कर दिया, इसको मैंने नहीं पढ़ा है और इसी से कहीं मेरा पेपर ना आ जाए, इसी की वजह से कहीं मेरा पेपर ना रुक जाए। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, इसको आपको कैसे हैंडल करना है, आप किस तरीके से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखो कभी भी आप 100% सिलेबस नहीं कवर कर सकते। खास तौर पर जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, द स्कोप फॉर द एग्जाम, द स्कोप ऑफ द सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम लूं जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से ही इतनी वास्ट हिस्ट्री है, इतने अलग अलग टॉपिक्स हैं कि अगर आपको लगता है कि आप सारी A to Z मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर सकते हो तो ये बहुत मुश्किल काम है। और क्वेश्चंस आपको इस मॉडर्न हिस्ट्री से जो आने वाले हैं वो एग्जामिनर जरूर ऐसे क्वेश्चंस डालेगा, इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन वहां पर एक दो जरूर डालेगा जो उसको भी पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको कभी भी 100% सिलेबस कवरेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हर चीज पढ़ लूं, सारा करंट अफेयर्स कवर कर लूं, सारी हिस्ट्री मुझे पढ़नी चाहिए। कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसा मूवमेंट मेरा रह गया है हिस्ट्री के अंदर जो मैंने नहीं पढ़ा है, उसको मुझे इस वक्त पढ़ना जरूरी है। आपको ध्यान रखना है कि सोर्सेस की कोई कमी नहीं है, मार्केट के अंदर बुक्स की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस की कोई कमी नहीं है। आप मॉक्स देंगे तो मॉक्स के अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन इस वक्त नए सोर्सेस को आपको नहीं टच करना है। जो बुक्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, जो सोर्सेज आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, वो काफी क्रेडिबल सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जहां से भी आपने पढ़ाई की है उसी को आप रिवाइज करें। आप 100% सिलेबस को ना कवर करके अगर 70-80% सिलेबस भी कवर करते हो और उसको अच्छे से रिवाइज करते हो, तब जाकर के एग्जाम में आप 70-80% मार्क्स तो लेकर आ सकते हो। और इसका ये मतलब है कि आप आराम से इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगे और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप दोगे तो आप ऑब्वियसली फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आओगे। तो इस वजह से कहीं 100% सिलेबस के पीछे आप भाग रहे हो, उसके चक्कर में 70-80% सिलेबस जो आपने पढ़ा हुआ है उसको भी आप कवर करके रिवाइज नहीं कर पाए, उसकी मॉक्स जो है अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको किसी भी 70-80% कवरेज का भी। राइट, एक चीज ध्यान रखो कि टाइम अब आपके पास नहीं है नए सोर्सेस को पढ़ने का। अगर कोई नई बुक या कोई नया डॉक्यूमेंट आप अब जाकर के पिकअप करते हो तो ये मानकर चलिए कि क्या आपके पास इतना समय है कि आप उसको आगे जाकर कंप्लीट कर पाएंगे या रिवाइज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमें टाइम भी नहीं मिल रहा, हमें बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट भी नहीं मिल रहा नए सोर्सेस को पढ़ने का, तो हम क्यों ना अपनी ऑलरेडी पढ़ी हुई बुक्स और ऑलरेडी पढ़े हुए सोर्सेस को यूज करें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि कई बार इस टाइम पर बहुत सारे नए सोर्सेस जो आपको मिलेंगे वो कितने क्रेडिबल हैं इसका आपको कोई गारंटी नहीं होती। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई बार अपने साथ तैयारी कर रहे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी नए नए सोर्सेज जो हैं वो अपने दोस्तों में बांटे जाते हैं। आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं या आप अपने किसी हॉस्टल में या कहीं रूम लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर आपके फ्लैटमेट्स भी हैं और वो आपको देख रहे हैं कि इतनी शिद्दत से ये लड़का या लड़की पढ़ाई कर रहा है, इसको नया बुक लाकर वो दिखाएंगे, वो नई सोर्सेज लाकर दिखाएंगे, यूट्यूब पे नई वीडियो दिखाएंगे, देख यार ये तूने पढ़ा क्या, ये नहीं पढ़ा, इससे तो क्वेश्चन आने वाला है। और मैंने सुना है ईपीएफओ के एग्जाम के अंदर जो ट्रेंड है उसमें ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के नॉट सो गुड फ्रेंड से या नॉट सो गुड वेल विशर से आपको थोड़ा बचना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस अपनी बिल्कुल कम रखनी चाहिए। इस वक्त आपने जो चीज ऑलरेडी पढ़ ली है उसी को रिवाइज करने का, मैथ्स के जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिए उनको प्रैक्टिस करने का वक्त है, ना कि नई चीजों के पीछे भागने का। ठीक है, और ये करना मैं जानता हूं अपने आप में मुश्किल होता है। आप अगर इस फियर से ग्रसित हैं, अगर आप इस फियर ऑफ मिसिंग आउट से काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो आपको टाइम लगेगा, आपको मेहनत लगेगी इस फियर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बाहर नहीं निकलते, अगर आप अपनी रिवीजन को मजबूत नहीं करते हो, जो चीजें आपने पढ़ी हुई उनको दोबारा नहीं पढ़ते, उन्हीं को नहीं रिवाइज करते हो, तो होगा क्या कि कहीं 100% मार्क्स लाने के चक्कर में आप अपने ऑलरेडी जो मार्क्स हैं वो आप जो है गंवा देंगे। एक या दो एक्स्ट्रा नंबर एग्जाम में आ जाए उसके लिए 10 नंबर का नुकसान आप एग्जाम के अंदर करवा दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि इस टाइम पर आपकी रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए मार्क्स को अर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। जो मार्क्स ऑलरेडी आपने अर्न कर लिए हैं उनको रिवाइज करके उनको एकदम सिक्योर करने की यहां पर जरूरत है। राइट, सो यही कुछ
ज्ञान की बातें थी मुझे आप लोगों को बताने के लिए। लगातार पढ़ते रहिए एपीएफओ के लिए और सक्सेस आपके साथ जरूर आएगी। जय हिंद एंड जय भारत।